पर शाहजेब खानजादा, जिब्रान नासिर, खुर्रम जकी और इसी तरह के न जाने कितने लिबरल दहशतगर्द प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुझे अंदाजा है कि आपको पीछे से कहां से उठाया जा रहा है। वेलकम टू द शो टाइम विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, मेरा ये ख्याल है कि आजकल शायद ही कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हो, शायद ही कोई ऐसा किसी लीडर का बयान होता हो, और शायद ही कोई ऐसा असेंबलीज के सेशन होते हो जिसमें मौलवी अब्दुल अजीज का जिक्र खैर ना होता हो। अजीब सी बात है कि मौलवी अजीज साहब के हवाले से जब चौधरी निसार ने कहा कि जी कोई सबूत ही नहीं है, कोई सबूत लेकर आए तो मैं उसको गिरफ्तार कर लूँ, कोई FIR नहीं है, ये कहानी यहाँ से शुरू हुई। उसके बाद जिब्रान नासिर ने सबूत भी मुहैया किए, बावजूद सबूत मुहैया करने के और उसको लेकर कुछ जो सेनेटर्स थे या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के दीगर मेंबरान थे उन्होंने इस पर बातें भी की। चौधरी निसार अब तक बेखबर है। पहले तो वो 28 दिन तक वो गायब थे, कहाँ गायब थे, वो बीमार थे, खैर उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में बता भी दिया। लेकिन उसके अलावा इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि चौधरी निसार साहब जो कि वजीर दाखिला है, एक इंतहाई अहम डिजिग्नेशन है उनके पास, एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है, और वो इस बात से बेखबर रहते हैं कि मौलवी अजीज एक और वीडियो रिलीज करते हैं और उस वीडियो में वो एक दफा फिर बाकायदा तौर पर धमकी देते हैं। मैं इसको धमकी का वर्ड इसलिए यूज करूंगी कि मैं आपको वो दिखाऊंगी कि क्या कहा गया। जब ये बात होती है कि जी चौधरी निसार साहब इस बात से बेखबर है कि जी मौलवी अजीज तो ऐसी कोई बात नहीं करते, मैं ये वीडियो जो आपको सोशल मीडिया पे बड़े आराम से मिलेगी, मैं उसको अपने प्रोग्राम में नहीं चला सकती। उसकी वजह यह है कि अगर मैंने ये प्रोग्राम चला दिया तो मेरा प्रोग्राम तो शायद बंद हो जाएगा, लेकिन मौलवी अजीज पर आंच भी नहीं आएगी। मैं ये क्यों कह रही हूँ वो जरा क्लिप सुनिएगा। उसके बाद जिब्रान नासिर भी मेरे साथ हैं, दीगर गेस्ट भी आपसे तारुफ कराऊंगी, लेकिन चाहूंगी कि पहले वो क्लिप सुनिए मौलवी अजीज की लेटेस्ट वीडियो जिसमें वो क्या कह रहे थे, ये देखिएगा। अल्ताफ हुसैन जैसे लोग लगे हुए हैं कि फौज या हुकूमत हमसे टकरा जाए, यलगार कर ले जामे हफ्सा पर, ताकि इस मुल्क के हालात फिर खराब हो जाएं। तो हम जमानत के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन इस्तिखारा करता हूं मैं हर चीज में, और अल्हम्दुलिल्लाह उस्तानियों ने भी इस्तिखारा किया, तो इस्तिखारे में आ रहा है फिलहाल ना जाया जाए। अगर जामे हफ्सा पर और हम पर यलगार करने की कोशिश की गई तो इससे मसाइल खराब हो सकते हैं। अगर जामे हफ्सा पे यलगार करने की कोशिश की तो इससे मसाइल खराब हो सकते हैं। वार्निंग दे दी है, इंटीमेट कर दिया है मौलवी अजीज साहब ने। मैं यहाँ पे जो हमारे पैनल पे गेस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ, और उससे कबल ये भी बताती चलूँ कि जिससे पहले आपने वीडियो देखी वो वहाँ की तालिबात ने एक दफा फिर उम्मे हसन की उन्होंने सामने आए, उन्होंने बाकायदा तौर पे लिबरल दहशतगर्द कह के पुकारा उन लोगों को जो इस पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है जिब्रान नासिर, सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तारिक असद साहब, एडवोकेट तारिक असद साहब लॉयर है मौलवी अब्दुल अजीज के, जो सुप्रीम कोर्ट उनका केस भी लेके गए थे कि शरई निजाम का निफाज होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम तारिक असद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बैरिस्टर मसरूर साहब, लीगल एक्सपर्ट मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर मसरूर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपसे बात करूंगी तारिक असद साहब, उससे भी पहले जरा जिब्रान नासिर से पहले तो मुझे बता दीजिए कि आपको एक खिताब मिल गया है लिबरल दहशतगर्द, आप इसके मतलब जानते हैं? ऐसा क्या है, ऐसी क्या दहशतगर्दी की आपने? जहाँ तक मुझे पता है जी, दहशतगर्दी का मतलब होता है डराना, धमकाना, किसी एक्सेसिव फोर्स के साथ किसी को ग्रीवियस बॉडली हार्म की हम बात करें, किसी को जान से मारने की धमकी दें, कोई हमारे असरो सुख के अंदर आ जाए, हम मसला उठा लें और गैर कानूनी तरीके से काम किया जाए कि वो एंटी टेररिज्म एक्ट जो पाकिस्तान का 1997 का है उसके मुनाफी हो, या पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट उसके मुनाफी हो, या पाकिस्तान पीनल कोड की किसी शिक के मुनाफी हो। आपने ऐसा क्या किया? कोर्ट के अंदर जाके मैटर प्रोसीड करना, या कोर्ट के सबूत वजारत दाखिला के इसरार के ऊपर कि मुझे एविडेंस आके दिया जाए भेज देना, और कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के जिसमें कोर्ट कह रहा हो कि फलां इंसान के गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं या फलां इंसान एब्सकॉन्डर है। अगर ये दहशतगर्दी है तो जिनके सामने दहशतगर्दी है मेरे ख्याल में वो कानून से पाकिस्तान के वाकिफ नहीं है, और शायद यही वजह है कि इसलिए वो खिलाफ वर्जी कानून की करते रहते हैं, जो कि उन्होंने पाकिस्तान का कानून पढ़ा नहीं। मैंने खुद किसी के लिए दहशतगर्द का लफ्ज ऐसे इस्तेमाल नहीं किया। मैं इससे सिर्फ ये बात कह रहा हूं कि मैटर ट्रायल में जाएगा, कोर्ट डिसाइड करे, मगर ट्रायल तो हो। क्यों ऐसा हो रहा है कि ट्रायल तक नहीं होता? ठीक है, अब मैं तेरा तारिक असद साहब आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये बात क्या एक धमकी के जिम्रे में आती है? फिर इस पे रोशनी बैरिस्टर मसरूर साहब आप भी डाल दीजिएगा कि अगर हम पे यलगार हुई तो फिर ये अच्छा नहीं होगा या इसके इस्तेमाल में कुछ गलत हो जाएगा। ये धमकी के जिम्रे में आती है या नहीं आती है? नादिया, पहले तो मैं आप ही से चलूंगा कि जिस तरह आपने तमीज़ बांधी, तारुफ कराया
کہ جہاں بھی ہو, پارلیمنٹ ہو, کوئی بھی جگہ ہو, وہاں پہ مولانا عبد العزیز کا نام ضرور آتا ہے. میں یہی پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے. اور ہمارے ایک دوست ہیں مولانا نوید مسعود ہاشمی, مولانا نہیں, یہ کالمنسٹ ہیں, اوقاف میں اس میں اوصاف میں باقاعدگی سے کالم لکھتے ہیں. انہوں نے بڑا خوبصورت کالم لکھا. انہوں نے کہا, کہتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی ہے, وہ مولانا عبد العزیز کو کیوں گرفتار نہیں کرتے, وہ را کے اوپر الزام لگا ہے, مولانا عبد العزیز کو کیوں نہیں گرفتار کرتے, ہم کے خلاف اتنے کیس ہو گئے, مولانا عبد العزیز کو کیوں نہیں گرفتار کرتے. انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا لگتا ہے کہ یوں کرنا چاہیے کہ مولانا عبد العزیز کو گرفتار نہ کریں بلکہ ان کو چوک پہ پھانسی دے دیں. وجہ شہرت کیا ہے مولوی عزیز کی؟ وجہ شہرت کیا ہے؟ انہوں نے یہی کہا, بہت خوب بات کہی. انہوں نے کہا کہ اس ملک کے مسائل اسی طرح ہی حل ہو جائیں گے, ان کو چوک پہ پھانسی دے دی جائے اور عامر لیاقت کو لال مسجد کا خطیب بنا دیا. میں یہاں پہ ایڈ کر دوں, یہ چوک نہیں, چوک پہ جو پھانسی والی بات ہے نا, اس کے شدید خلاف ہوں میں. یہ بہت حیات بات ہے, کسی نے ایسا کی بات ہے. بات یہی ہے, دیکھیے اب بات یہ ہے کہ یہ جو مولانا عبد العزیز کی ایف آئی آر کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. نہیں, میرا سوال میں چاہوں گی ذرا وہ جو لاسٹ کلپ ہے مسائل ہو سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ مسائل ہو سکتے ہیں, یہ بہت بڑی دھمکی ہے. ٹھیک ہے, پوچھ رہی ہوں, میں بتاتا ہوں. الطاف حسین نے کہا کہ میرے آپ کے خلاف آپ نے فنڈ دیا. مولانا عبد العزیز کے اوپر ایک 506 کی ایف آئی آر ہوتی ہے تو شور مچ گیا ہوا ہے, اور وہ بھی جھوٹی ہے, اور وہ کہتے ہیں را کو بلا رہے ہیں تو اس پہ کوئی نہیں, وہ بین ہے, ان کا نام لینا, ان کی شکل ٹی وی پہ دکھانا گناہ کبیرہ ہے, بنا ہو گیا ہے, پیمرا نے ان کو بین کر دیا ہے. 100 سے زائد مقدمات ہیں, ان کے خلاف فیصلے, ان کی سزائیں بھی ہو چکی ہیں. وہ ضمن میں یہی جبران ناصر بتائیں کہ یہ اس کے علاوہ الطاف حسین کے علاوہ نواز شریف کے خلاف قتل کا مقدمہ ہے, شہباز شریف کے خلاف ہے. میں اسی لیے کروں گا, نہیں میں ضرور سننا پڑے گا آپ کو. ابھی آپ کے ٹی وی چینلز پہ بھی آ رہا تھا کہ 23 لوگوں کے نان بیلیبل وارنٹ ایشو ہو گئے ہیں, جس میں فاروق ستار, حیدرآباد سٹی اور کئی ہیں. اچھا, ان کے خلاف تو یہ نہیں جاتے کہ ان کو کیوں گرفتار کرتے ہیں, ان کی جرت ہے. وہاں 9-0 پہ گئے ہیں کبھی؟ یہاں جرت ہے. ایک سیکنڈ کلپ چلا دے پلیز, وہ کلپ چلا دے تاکہ میں ان کو سنوا دوں, جیسا بھی یہ چلوا دے. ایسے لوگ لگے ہوئے ہیں کہ فوج یا حکومت ہم سے ٹکرا جائے, یلغار کر لے جامع حفصہ پر, تاکہ اس ملک کے حالات پھر خراب ہو جائیں. تو ہم ضمانت کے لیے جانا چاہتے ہیں, لیکن استخارہ کرتا ہوں میں ہر چیز میں, اور الحمدللہ استانیوں نے بھی استخارہ کیا, تو استخارے میں آ رہے فی الحال ناجائز ہے. اگر جامع حفصہ پر اور ہم پر یلغار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے مسائل خراب ہو سکتے ہیں. جامع حفصہ پہ یلغار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے مسائل خراب ہو سکے ہیں. یہ دھمکی کے ضمن میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ آپ لا ایکسپرٹ ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ اتنی بلیٹنٹ دھمکی, یہ جو 506 جبران نے ایف آئی آر کرائی ہے, یہ تو اگر کسی عام آدمی کو بھی دھمکی دے تو وہ کوگنیزیبل آفینس ہو جاتا ہے, اس میں 7 سال قید ہو سکتی ہے. یہ تو سٹیٹ کو دھمکی دے رہے ہیں, عام آدمی کی یہ دھمکی ہے, سٹیٹ کو دھمکی ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے, ہم نیشنل الیکشن پلان, اب وزیر داخلہ بار بار بات کر رہے تھے کہ میرے پاس ایویڈنس آئے تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. ہم نیشنل الیکشن پلان کی بات کر رہے ہیں. ہماری قوم نے کہا کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوگا قوم بیدار ہوگی دہشت گردوں کے خلاف. لیکن یہ کیسا نیشنل الیکشن پلان ہے کہ لال مسجد میں دہشت گردی ہوتی ہے, حکومتی جو وردی میں فوجی شہید ہو جاتے ہیں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے, ان کے جو قاتل ہیں وہ تو آزاد پھر رہے ہیں, جو چیف آف آرمی سٹاف قاتلوں کو آزاد کس نے کیا؟ عدالت نے. قاتلوں کو آزاد کس نے کیا؟ عدالت نے. نہیں, میں ایک بات, پورا سسٹم کی کولیپس کی بات کر رہے ہیں. اچھا, دوسری بات, آپ ایک اور بات دیکھیں کہ ابھی 2 دن پہلے اوکاڑا میں ایک درزی نے, کوہلی کا فین تھا وہ, اس نے انڈیا کا جھنڈا لگایا گھر پہ, اس پہ آپ نے اس کو اریسٹ کر دیا 123A کے انڈر کہ آپ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف آپ نے چیلنج کر دیا اپنے گھر پہ. سر میری بات سنیں نا, اس نے اپنے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لگایا, بیچارہ ٹیلر تھا, اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. ادھر IS کو, داعش کو انوائٹ کیا جا رہا ہے, اس کے نام پہ بیعت کی جا رہی ہے لال مسجد سے, اور آپ کے وزیر داخلہ کو ثبوت نظر نہیں آ رہے. جی جبران, پہلی بات, ہم 3 یہاں پہ پاکستان کے شہری ہونے کے ساتھ وکیل بھی ہیں, بار کے ممبرز ہیں, بار سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں لوگوں کے, لوگ تمیز سے بات کریں گے, اطمینان سے کو سنیں گے. میرے قائد نہیں ہے مشرف صاحب, میرے قائد نہیں ہے الطاف حسین صاحب, میرے قائد ویسے کوئی پولیٹیکل نہیں ہے نواز شریف صاحب, ملک کے وزیر اعظم ضرور ہیں. جس کسی انسان کے خلاف جو کوئی مقدمہ ہے, باشمول میرے,
मैं खुद अभी चल के था अगर सारी देने को तैयार हूं, किसी थाने का मुकदमा हो, मैं पूछ के थक गया हूं। मुझे अक्सर अफवाहें मिलती हैं कि जी पारा में आपके खिलाफ ही मुकदमा है। मैं आज भी पारा थाने हो क्या, मैं पूछ क्या कि मेरे खिलाफ की मुकदमा है तो मुझे बताओ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूं। ये कहते हैं कि क्यों वहां पे नहीं जाते, मुझे एक बात बताइए, क्या मुझे जान से मारने की धमकी किसी और पार्टी से आई? क्या एहसानुल्लाह एहसान की कॉल मुझे किसी और पार्टी के बहस पे आई? क्या मुझे अहमदी या कादियानी या शिया लॉबी ये कहना और मेरी जान को धोखे में डालना किसी और लॉबी से ही? इस बात की नहीं, इस बात का जवाब दीजिए, आखिरी बात का जवाब दीजिए। जामिया हफ्जा के पेज के ऊपर एक वीडियो रिलीज की गई 10 मिनट की, मुमताज कादरी को 4 मिनट तक उसमें दिखाया गया एज हीरो ऑफ इस्लाम। फिर एक मैसेज आया मिर्जई को फांसी दो और मुझे बाशमूल मेरे खानदान की तस्वीरें उस वीडियो में थी। ये जामिया हफ्जा के पेज पे था और फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं यहां क्यों नहीं जा रहा, वहां क्यों नहीं जा रहा। ब्रेक लेके मैं आपके पास आऊंगी, तफसील से आपसे सुनूंगी। ये कोई नई कहानी नहीं है। 2007 में जब ये कहानी शुरू हुई थी उस वक्त भी फतवे जारी हो रहे थे लाल मस्जिद से। यहां तक कहा गया, मुझे नहीं पता आज ज़र्ब-ए-अज़्म में जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कल जब वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो ये फतवा जारी हुआ था कि जी जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो फौजी लड़ रहे हैं वो शहीद नहीं है। इस किस्म के फतवे उस वक्त भी जारी हुए थे। उसके बाद आइन के पाकिस्तान के आइन के खिलाफ फतवे जारी हुए। APS के बच्चों के मरने पर, उनके शहीद होने पर उनकी मजम्मत नहीं की गई। उसके बाद दाइश को आप सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी तालिबात कह रही हैं कि जी यहाँ पर आए हमें बचाएं। और मौलवी अजीज साहब आज मुझे नहीं पता आज उसका स्टांस चेंज है या नहीं है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जी मेरे कंसेंट से ये तालिबात ने ये पैगाम रिकॉर्ड कराया था। ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, जानूंगी इस पे जवाब तारिक असद साहब का, उनको हक मिलेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ जो मौलवी अब्दुल अजीज की वो वीडियो जिसपे कल उन्होंने एक दफा फिर वो रिलीज की और हमारे वजीर दाखिला उसे बेखबर रहे, मैं उसको नहीं ऑनियर कर सकती। मेरी अपनी मजबूरियां हैं। उसकी वजह यह है कि उसमें खुल्लम खुल्ला उन्होंने जो है फिरका वारियत की इस हद तक उन्होंने बात की है कि अगर मैंने वो प्ले कर दी तो मेरा ख्याल है कि वही वाली जो मैं बात करूँ कि मेरा प्रोग्राम तो बंद हो जाएगा, उनको कुछ नहीं होगा और फिर हम पे ये इल्जाम लगेगा कि हम फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल में फिरका वारियत को हवा दे रहा है वो क्या बातें कर रहे हैं, वो बाकायदा तौर पर हमारी आज भी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो आज भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उसमें फिरका वारियत की बातें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे पड़ी भी है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अच्छा तारिक असद साहब, पहले तो मुझे बताएं कि उन्होंने जवाब ये पेश किया कि जी जमानत में इसलिए नहीं करा रहा कि इस्तिखारा जो है वो सही नहीं आ रहा। तो बहैसियत वकील, आप जो उनके वकील हैं, तो आप उनको यही बहैसियत कानूनदान आप उनको क्या मशवरा दे रहे हैं कि आप इस्तिखारे पे चलें या आपकी कानूनी जो भी एडवाइजरी है उस पे चलें? देखिए, मैं बहैसियत वकील उनकी जमानत कर रहे हैं, मुझे मालूम है कि 1 मिनट भी नहीं लगता इस FIR की जमानत होना, बिल्कुल। लेकिन वो एक अपने तर्ज के आदमी है कि वो हर चीज़ को इस्तिखारा के साथ करते हैं। मैं नहीं करता, अपने अपना एक मिजाज है। वो अगर करते हैं तो इस्तिखारा इस्लाम के अंदर है, यानी ये इस्तिखारा कोई मजाक नहीं है, हकीकत ये। तो अगर करते हैं, सुनिए नहीं ना, अगर उन्हें कोई ऐसा इशारा मिलता है कि ये तुम बाहर निकलेंगे और इनके साथ कोई उनको मार दिया जाएगा, कुछ होगा, तो हो सकता है मैं उनके साथ इस बात पे एग्री नहीं करता। लेकिन बहरहाल ये उनका अपना एक तर्ज अंदाज है। लेकिन मेरी बात सुनिए। अच्छा, अभी मैं इनसे देखिए जिब्रान नासिर से बात ये पूछता हूँ, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये जो है ये एक धमकी है कि मैं जान से मार दूंगा या मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स मार देंगे। ये बैठे हैं जिब्रान नासिर, ये मुसलमान हैं, ये कसम उठा के कह सकते हैं। अब कानून की बात ना कीजिए यहाँ पर। मैं ये कुरान पाक रखता हूँ, ये कुरान पे हाथ रख के कह दे कि हाँ नहीं समझे, ये कुरान पाक कह दे उन्होंने धमकी दी है, ये कुरान पाक पढ़ा इसमें कह दे और मैं इसको उन्होंने धमकी नहीं दी। अच्छा चले ना, झूठी FIR है ना। नहीं आप देखिए, सबसे बड़ी बात आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। आप हैसियत नहीं, आप हैसियत इन्होंने ये कुरान पाक है,
ये कुरान पाक है, इस कुरान पाक पे हाथ पे रख के कह दे कि उन्होंने धमकी दी। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहता हूँ कि वो वहां पे आई नहीं, वो वहां पे आई नहीं। मैं ये कुरान पाक पे हाथ रख के ये कसम उठा के कह रहा हूँ कि वहां के जगह पे आई नहीं है। अच्छा मेरी बात नहीं, देखिए अगर फैसले कुरान पे हो तो अदालत के साथ इस मुल्क में ये दीन के साथ इस मुल्क में ये असर होता है। हर चैनल उनके पीछे लगा हुआ है। शर्म नहीं आती इस मीडिया को। मीडिया की पॉलिसी है, पैमरा का भी ये हाल है, पैमरा की पॉलिसी भी है कि मान साइड आज पहली दफा मुझे सबने बुलाया। पैमरा की पॉलिसी तो ये फैसला करे, ये हम मुसलमान हैं, ये फैसला करे। ये कसम उठा के उन्होंने धमकी दी। मैं कसम उठा अदालतें बंद कर देना। अब सारे फैसले अगर कुरान शरीफ पे होंगे तो अदालतें बंद कर देंगे। इसका जवाब दे दूं मैं? इसका जवाब मैं दे दूं। मैंने पहले भी कहा था हम बाहर से हैं ना, हम वकील हैं। पहली बात है जो सच और हक पे होता है ना, जज्बाती होने की जरूरत नहीं होती। दूसरी बात, जब हम कोर्ट में जाते हैं, सीनियर बैरिस्टर साहब बैठे हैं सर, जब कोर्ट में जाते हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ सर, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं कर सकूँ मैं कर सकूँ, मैं सवाल पूछ सकता हूँ। मेरे सीनियर सर, जब हम कोर्ट में जाते हैं, जब हम कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में गवाही देते हैं, तो गवाही देते वक्त आप क्या कसम दोहराते हैं सर कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा तो की लानत मेरे ऊपर होगी। तो जब ये मैटर चलेगा ना और ट्रायल होगा तो इसी किताब पे ही हाथ रखना है। बतौर मुसलमान मैंने इसी की कसम उठानी है और मैंने इसी पे जवाब देना है। नहीं होता। पहली बात ना, आप जिसी बात बंदे के मिजाज के हिसाब से ही अगर मुल्क में कानून चलना है तो कानून की किताबों का फायदा क्या? अगर बेलें लोगों के अपने मिजाज और रवैये और बिलीफ के हवाले से होंगी तो फिर फायदा क्या? इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सॉवरेन है, सुप्रीम है और कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस मुल्क का आइन बना हुआ है। फिर भी निफाज़ शरीयत की बात बार बार यहां से होती है। वो सारे मुफ्तियान इकराम जो इस आइन के तहत जमात उलमा इस्लाम के हों, जमात इस्लामी के हों, पीटीआई के हों, नून के हों, हर जगह रिलीजियस लोग बैठे हैं, सेनेटर्स बैठे हैं, मुत्तहदा के अंदर ही बैठे हैं, थानवी साहब, अलग अलग जमात के लोग बैठे हुए हैं। वो तमाम लोग जिस आइन के तहत हल्फ उठा के इलेक्शन लड़ते हैं, क्या वो एक गैर शरई निजाम के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं? उनसे पूछेगा, उन सब सेनेटर से पूछेगा, उन सब एमएनए से पूछेगा। फिर मैं इस इशू के ऊपर आता हूं। जो मौलवी अजीज साहब का है वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो आइन है मैं उस आइन को नहीं मानता। क्या आपको किसी ने कहा? मैंने उनकी पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि हर आइन के हर मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। प्रोग्राम के बाद ये लाइव शो है ना, प्रोग्राम के बाद बैठिएगा, मैं आपको अपने मैंने पर्सनल इंटरव्यू किया है मौलवी अजीज साहब का, वो मैं आपको सुनवा दूंगी, बल्कि किसी वक्त दोबारा से अपने नाज़रीन को भी सुनवा दूंगी, जिसमें वो बड़ी वजाहत के साथ एक और बात अभी बड़े मजे की बात है, आज ट्रिब्यून अखबार में भी आया कि जी मैं कोर्ट आने के लिए तैयार हूं अगर मेरे लिए माहौल क्रिएट किया गया कि मेरी जान को खतरा नहीं होगा। अब्दुल अजीज साहब ने बयान दिया है। 13 नवंबर को जब जुम्मा पढ़ा के लाल मस्जिद में दनदनाते हुए रैली करते हुए गए जामे हफ्जा तक, जो कि 4th शेड्यूल ATA की वायलेशन थी, क्योंकि उसमें वो मेंशन्ड है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको वार्निंग दी, तब जान को खतरा महसूस नहीं हो रहा था? नहीं, जब इस्लामाबाद को खौफजदा करना होता है, डराना होता है, खुले निकल आते हैं। बैरिस्टर मसरूर चूंकि जो एक न्यूट्रल लीगल एक्सपर्ट है ना, उनका ताल्लुक ना उनसे है ना उनसे, मुझे ये बताएं कि मसला है क्या? अगर मौलवी अजीज पे किसी किस्म के इल्जामात हैं तो कानूनी जिम्मेदारी तो ये है कि चाहे वो बेल कराएं या उसकी चीज का सामना करें, वो नहीं कर रहा, इस्तिखारा नहीं आ रहा। लेकिन हमारी जो रियासत है, जो हमारी हुकूमत है, वो क्यों खामोश बैठ? अच्छा एक सेकंड सॉरी, फैसल रजा आब्दी से भी मैंने इसी किस्म का एक सवाल किया था, उन्होंने क्या जवाब दिया था ये सुनिएगा, उसके बाद जरा बैरिस्टर मसरूर साहब की भी मैं इस पर राय लूंगी। असल में मौलवी अजीज को शेल्टर कौन दे रहा है? अब ये नवाज शरीफ दे रहा है और नवाज शरीफ के पीछे बैठा हुआ एक अरब सिफारतकार दे रहा है, अरब सिफारतकार के पीछे बैठा हुआ एक अरब बादशाह दे रहा है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि चौधरी निसार ही इसको बचा के रखा हुआ है। चौधरी निसार ने क्यों बचा के रखा हुआ है? उनका क्या लेना देना है? देखिए, ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर हमेशा से कहा जाता है कि इवन पंजाब में भी जब उस विगर से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नहीं हुए, अभी नेशनल एक्शन प्लान के तहत थोड़ा बहुत शुरू हुआ है, लेकिन खासतौर पे साउथ पंजाब में जो इनके गढ़ थे वहां पे मदरसों के अंदर है, इतनी बातें हो रही है, कम से कम नहीं हुए। अब देखिए, मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। मुजरिम जो है ना, वो कभी कोई अपनी खुशी से जाके जमानत नहीं कराता, कभी अपनी खुशी से अदालत के सामने, कानून के सामने अपना सर खम नहीं करता। हमेशा रियासत का काम है कि जो माशरे के बिगड़े हुए अनासर हैं उनको कान से पकड़ के अदालत के सामने लेके आए। अब रियासत ही जब हमारी सोई हुई हो, क्यों
अब उसके अंदर जिस तरह इन्होंने भी बताया कि इंटरनेशनली भी उसमें फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन बात यह है कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान जब हमारे बच्चे शहीद हुए एपीएस स्कूल में तो एक कौम का जज्बा जागा, हमें बताया गया कि अब कौम जाग उठी है, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक पेज पर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली से टाइम गुजरता गया, जिस तरह उनकी कब्र, बच्चों की कब्र की मिट्टी ठंडी होती गई, उसी तरह स्टेट का जो फिगर है ना करना उनका एक और फेल है। लेकिन जब एक धमकी है, मैं ये नहीं कहता जिब्रान हो सकता है जिब्रान गलत हो सकता है उसने झूठा इल्जाम लगाया हो, लेकिन उसको फैसला कौन करेगा? अगर एक आम शारी पे मेरे ऊपर एक एफआईआर होती है, वो गलत होती है, तो मैं कानून के सामने जाऊंगा, इस्तिखारा पे बिलीव नहीं करूंगा। इस्तिखारा तो अगर एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इश्तिहारी है, उसको 20 साल इश्तिहारा नहीं आएगा, वो 20 साल नहीं जाएगा। ठीक है, एक ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। जिब्रान ने तो कोई बात करनी है, वो तो अपनी जगह करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ तारिक असद साहब से मुझे एक और कंफर्मेशन भी लेनी है। वो ये कि कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि जी हमारी जो वजारत खारजा है, वजारत दाखिला है, चौधरी निसार, उन्होंने कुछ लोग पहले भेजे थे मौलवी अजीज के पास कि जी आप अपनी जमानत करवा लीजिए, और उनको बड़ा कन्वेंस करने की भी कोशिश की, उन्होंने मना कर दिया। फिर कुछ खबरें आई कि चौधरी निसार ने एक मैसेज भी भेजा कि जी आप अपनी जमानत करवा लीजिए, वरना हमें आपको हिफाजती तहवील में लेना पड़ेगा। इस खबरों में कोई सच्चाई है या सच्चाई नहीं है? और फाइनली मुझे ये जानना है कि क्या तारिक असद साहब इस प्रोग्राम के बाद मौलवी अजीज साहब को किसी भी तरह ये कन्विंस कर लेंगे कि जी कानून अपने हाथ में ना लीजिए, इनफ इज इनफ, कम से कम जमानत करवा लीजिए, जो झूठा है उसको चेहरा दिखा दीजिए। मुख्तसर साहब एक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जैसे वेलकम बैक टू द शो। और यहाँ पर एक बात तो वाज़ेह हो गई कि जी मौलवी अजीज साहब इसलिए अदालत नहीं जा रहे कि इस्तिखारे में मना आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये पूछ रही थी कि तारिक असद साहब क्या उनको कन्विंस कर पाएंगे? और दूसरी बात ये कि क्या इन खबरों में सदाकत है कि कुछ एजेंसीज के लोग या वजारत दाखिला के लोग उनके पास गए थे, उनको कन्विंस करने की कोशिश की थी कि आप जमानत करा लें वरना हम आपको हिफाजती तहवील में या सेफ कस्टडी में ले लेंगे। तारिक असद साहब इसमें कुछ सदाकत है? मैं आपको बताता हूँ, इसमें यानी इस तरह की कोई ऐसी सदाकत नहीं है कि चौधरी निसार की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं यानी या रिक्वेस्ट आई हो, कुछ आया हो, गुजारिश आई हो। मेरा चूंकि मैं सच्ची बात ये है कि मैं एक हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल वकील हूँ, मैं उनको इस पे माइल करता रहा हूँ खुद भी, और मैंने जैसे आपको ने जैसे अभी उन्होंने फरमाया कि इस्तिखारा नहीं आ रहा, और मुझे भी उनका जवाब यही होता है, मैं इसरार भी करता हूँ, लेकिन वो अभी नहीं मान रहे। और मेरी अपनी ख्वाहिश यही थी कि मैं बल्कि आज से बहुत पहले उनसे ये कहता रहा हूँ कि बेल करा लेते हैं, इसलिए कि माइनर से एक ऑफेंस है, उसमें बेल हो जाती है। अभी जिब्रान ने भी सही कहा कि इंटरिम तो फौरन हो जाती है, और केस भी उसमें कोई नहीं है। पुलिस ने भी अभी बल्कि ये कह दिया हुआ है, जैसे हमें पता चला कि वो हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए मतलूब थे लेकिन अब हमें नहीं है, हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, इसलिए हमें मतलूब नहीं है। अब उनका यानी अपना ये पुलिस का भी ओपिनियन है। तो मतलब पुलिस अब ये कह रही है, आपको कह दिया उन्होंने कि हमें ये नहीं, हमें इनकी जरूरत नहीं, हमें ये मतलब नहीं है, यानी ये है कि क्लीन चिट दे दी है। नहीं, क्लीन चिट तो नहीं होती। देखिए, जब तक एफआईआर है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसके लिए बेल करानी पड़ती है। तो मुझे तो एक जवाब ये भी दें, एक सेकंड, नॉन बेलेबल है तो अभी तक तहवील में हिरासत भी क्यों नहीं लिया? वो भी है, और दूसरी बात इस पे ये है, आप देखें कि अदालत के भी वारंट है इसमें। अदालत को पुलिस ने जाके रिपोर्ट दी कि हमें मौलाना साहब कहीं नहीं मिले, हम नहीं गिरफ्तार कर सकते, इस पे पुलिस की नाइली देखें। और इट्स नॉट द पर्सन ऑफ मौलाना साहब। मेरा मतलब देखें, मैं पहले आपको बता रहा था, हो सकता है जिब्रान की एफआईआर सही हो सकता है गलत हो। मैं तो इनकी सच्चाई पे कोई अलग नहीं उठा रहा, मैं नहीं कह रही सही है, हो सकता है कोई धमकी ना दी हो। और बात सिर्फ इस एफआईआर की भी नहीं है, एक एफआईआर इनकी कराची में भी कटी हुई है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हो सकता है वो जिब्रान की भी एफआईआर की मैं बात नहीं कर रहा, किसी की भी बात ये है, अगर हम इस मुल्क में रहते हैं, हम एक आइन की बात करते हैं, एक कानून की बात करते हैं, तो कानून तो ये कहता है अगर किसी पे एक इल्जाम लगता है, वो इल्जाम सही भी हो सकता है, गलत भी, आप कानून के सामने अपना सर तस्लीम खम करें। कानून को मैं मानता हूँ, लेकिन कानून जो है, अब मुझे बात करने दीजिए, कानून सबके ऊपर बराबर ही लागू है। ये नहीं कि मौलाना अब्दुल अजीज पे और है, फारूक सत्तार पे और है। अब उनके देखो, नहीं मेरी बात, जब ये मैं ये बात करता हूं तो आप बात नहीं करनी थी। कल परसों ये आ रहा था टीवी पर कि इनके नॉन बेलेबल वारंट हुए हैं, इनका कोई बेल नहीं हुई, इनके को किसने पीछे गया गिरफ्तार करने? इनमें से किसने कहा कि उनको क्यों गिरफ्तार नहीं करते? मौलाना अब्दुल अजीज के पीछे इसलिए है
کہ وہ ایک دین کے مدرسہ چلا. اچھا دوسری بات یہ, اچھا ایک سیکنڈ, نان بیلیبل اگر ان کی ایک ایف آئی آر ہے یا ان پہ کوئی کیس ہے تو وہ ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے پولیس کو؟ اصولاً بتائیں, قانون بتائیں, آئین کیا کہتا ہے, گرفتاری ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے ہونی چاہیے یا نہیں کا سوال نہیں ہے, مجھے بتائیں, نان بیلیبل میں یہ ہوتا ہے ہونی چاہیے گرفتاری یا نہیں ہونی چاہیے دیکھیے نان بیلیبل وارنٹ پہ. اگر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک مائنر نان بیلیبل آفینس کی ہے, اگر جبران پہ نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوتے ہیں تو جبران کو گرفتار کرنا چاہیے. تو ان کی بات کیوں نہیں کرتے مولانا, ان کی بات کرتے ہیں. یہ میں 10 بندوں کو گنا, یعنی یہ عشرت العباد کے اوپر 32 مقدمات قتل کے ہیں. آپ ایک عالم دین کا مقابلہ کیسے ایک کرمنل سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ اس لیے گرفتار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عالم دین کیوں ہے, یہ وجہ ہے کیا؟ یعنی یہ اس کا قصور ہے. میں اس بات کا جواب دوں. پہلی بات ہے کہ تمام عالم دین جو پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں, پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں, فقہ کو آپس میں نہیں لڑواتے, وہ قابل عزت ہیں ہمارے لیے, ہم انہی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں بطور مسلمان ہونے کے. مگر پھر میں اس وقت اس ڈیبیٹ کو مذہبی نہیں بنانا چاہتا. پہلی بات تو یہ کہ 506 نان کاگنیزبل ہے, ساتھ میں نان بیلیبل ہے, نان کمپاؤنڈیبل ہے, کوئی مائنر آفینس نہیں ہوتا, جس طرح سے نثار صاحب نے اس کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی تھی. اس کے ساتھ ایک اور مقدمہ جو 446 کا ہے 295A کا, کہ فقہ کو یا مذہب میں لڑوانا اشتعال انگیز یا نفرت انگیز گفتگو کر کے, اس میں جو عبدالعزیز صاحب کے ساتھ نامینیٹڈ ہیں, اور وہ مقدمہ خود SHO پارا نے کرایا, یعنی کہ اسٹیٹ نے خود کرایا, اس میں جو نامینیٹڈ ساتھ میں ہوں گے وہ ہے اہل سنت والجماعت, جو کہ نثار صاحب کے اپنے الفاظ ہیں PTV ورلڈ کو لائیو انٹرویو میں مارچ 2015 میں, کہ ایک بینڈ آؤٹ فٹ ہے. اس کے علاوہ کراچی میں ایک FIR ہے, اس کے علاوہ داعش سے لیجنس ہے, اس کے علاوہ دوبارہ انہوں نے یہ فقہ وارنٹ کی بات کر دی. میں مگر میں آپ ایک امپورٹنٹ بات کروں گا. دیکھیں یہ بڑا غلط الزام لگتا ہے اور بار بار لگتا ہے کہ جی ہمیں تو مدرسوں کے بچوں کا خیال نہیں ہے, جب یہاں پہ بم گرتے ہیں وہاں گرتے ہیں. میں آج واضح کر دوں اور آپ کی آڈینس کے لیے بھی واضح کر دوں, جب ہم بات کر رہے ہیں نا ان کو اریسٹ کرنے کی, ہم دوبارہ کسی ملٹری آپریشن کے حق میں نہیں ہے. اور جتنا درد مجھے APS کے بچوں کا نا, اتنا درد مجھے وہ بھی ہے. یہ جو لال مسجد کا آپریشن 2007 میں ہوا تھا, یہ ضرورت بن گئی تھی, مجبوری بن گئی تھی, مگر اس وقت مجبوری بننے میں حکومت کی بھی بہت نااہلی تھی, مس مینج کیا گیا, زیادہ دباؤ سے بہتر مینج کرتے. جو بچہ مرتا ہے مدرسے میں مرے, اسکول میں مرے, وہ تو معصوم ہے. 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو آپ ڈھال بنا کے آگے رکھ دیتے ہیں, اور جب آپ باہر نکلتے ہیں اور PTV پہ آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بچیوں کو آپ نے زبردستی یرغمال بنایا تھا, تو وہ یہ جملے بولتے ہیں کہ اگر تمام بچیاں باہر نکل جاتی تو پھر پیچھے کیا بچتا. میں اسے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں جامعہ کے بچے طلباء جو ہیں, جب لال مسجد کے بچے, معصوم بچے جن کے اوپر میں کتاب لکھی, اس کے اندر تصویریں ہیں جلی ہوئی, اس کے اوپر آپ نے کتنی مشعلیں جلائیں آج تک, بتائیں مجھے. اس کے اوپر کس نے دستاویز کیا, اس کے اوپر قرآن کی بات کی نا, یا آپ نے قرآن کی بات کی, حلفیہ بات کہہ رہا ہوں میں حلفیہ بات کہہ رہا ہوں. جو پہلا ہمارا وجل ہوا تھا 18 دسمبر کو لال مسجد کے سامنے, میں نے گفتگو کا آغاز APS سے نہیں کیا تھا, حلفیہ کہہ رہا ہوں, وہاں پہ ہر کوئی موجود تھا, میڈیا موجود تھا. گفتگو آغاز ہوا تھا کہ جو مدرسے کے اندر بھی بچے بیوقوف بن کے مارے جاتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیے, اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ ڈھال بنا کے استعمال کرنا بند کریں. آپ مجھے بتائیں کہ ریاستی ذمہ داری کیا ہے, کہ اگر یہ تمام جو انبیلیبل وارنٹس اور ایوری تھنگ جو ان کے اگینسٹ ہے مولوی عزیز کے, اس پہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے؟ لاسٹ کامنٹ 1 لائنر دیجیے گا. ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی قانون عدالت حکم دیتی ہے, کسی کے خلاف وارنٹ نکلتا ہے, ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہو, چاہے وہ عالم دین ہے, چاہے وہ میری طرح کوئی جاہل آدمی ہے, عدالت اور آئین اور قانون کی نظر میں سب برابر ہے, سب کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں, کسی کی زیادتی نہ ہو. چاہے وہ لبرل دہشت گرد ہے, انصاف ہو, جو گلٹی ہے اس کو سزا ملے, اور جو گلٹی نہیں ہے وہ باعزت بنے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے, رننگ آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ عمران, تھینک یو ویری مچ طارق قصص صاحب, بیرسٹر مسرور صاحب آپ کا بھی. مجھے صرف اس بات پہ حیرت ہے کہ کہاں سو رہی ہے ہماری حکومت, کہاں سو رہی ہے ہماری ریاست, اور کیوں سو رہی ہے. کم از کم یہ عوام کو بتا تو دیا جائے, ایک شخص کے صرف یہ بتا دیں کہ اگر کسی پہ بھی نان بیلیبل وارنٹ کسی کے جاری ہوئے ہیں اس کو گرفتاری نہیں دے رہے, اور ہمارے چودھری نثار صاحب کہتے ہیں کہ جی ایسا کوئی کیس ہی نہیں ہے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور یہ تمام چیزیں کر کے آپ کس قسم کی ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟